गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या पढ़ा था? आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कल जो हम चर्चा करेंगे वो किस पर चर्चा करेंगे? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आइंस्टीन साहब का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखो, हम समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि ये आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण सभी को याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी को याद होगा। तो यहाँ जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल कितना है? 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। वेग कैसा होगा? अधिकतम। वी मैक्सिमम आएगा यहाँ। तो ये समीकरण कल हम पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे? अब इस समीकरण के आधार पर हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। अर्थात हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम देखे थे। सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो प्रायोगिक परिणामों के बारे में पढ़ा था और उससे हमने कुछ निष्कर्ष भी निकाले थे। उन निष्कर्षों को हम इस समीकरण की सहायता से स्पष्ट करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहला निष्कर्ष हम स्पष्ट कर लेते हैं कि पहला क्या है। नंबर 1, देखो यहाँ मान लेते हैं कि इसका मान माना कि इससे अधिक है। एच न्यू नॉट का मान एच न्यू से कैसा है? अधिक। पहली कंडीशन माना एच न्यू नॉट इज ग्रेटर देन एच न्यू। एच से एच कट जाएगा, बचा क्या? एच न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू। मतलब न्यू नॉट क्या है यहाँ? देहली आवृत्ति है या नहीं है? न्यू नॉट क्या है यहाँ? देहली आवृत्ति है। ये प्रकाश की जो भी जिस आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा वो है। यहाँ न्यू नॉट देहली आवृत्ति है। अब देखो, न्यू नॉट का मान किससे अधिक है? आवृत्ति से। या आप ये कह सकते हो यदि आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है, यदि प्रकाश सुग्राही सतह पर, जैसे माना कि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसे प्रकाश सुग्राही सतह पर यदि प्रकाश आपतित हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रकाश आपतित हो रहा है और उसकी जो आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है न्यू है, इसका मान देहली आवृत्ति से कैसा है? कम है। पहले हमने कंडीशन देख रहे हैं, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो? कम हो। यहाँ न्यू नॉट देहली आवृत्ति है तो आपको सभी को पता ही है। तो इससे कम होगा तब क्या होगा? इससे कम हो गया, इसका मतलब देखो ये जो मान है वो कैसा हो जाएगा? इसका मान अधिक है इससे। ये संपूर्ण राशि है, इसका मान इससे कैसा है? अधिक है। तब क्या होगा? इन दोनों का अंतर कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात आप कह सकते हो यहाँ जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि देखो ये जो आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति किससे? देहली आवृत्ति से कम है। अर्थात ये जो मान है इसका मान इससे कैसा है? अधिक है। न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, मतलब देहली आवृत्ति का मान, ये वाला जो फैक्टर है वो अधिक है किससे? इससे। तो ऋणात्मक मान आएगा कि नहीं आएगा? घटा करके। अरे ये राशि इससे अधिक है तो कब होगी? तब ये जो आवृत्ति है इसका मान देहली आवृत्ति से कम होगा, तभी तो ये वाली राशि कम होगी और ये अधिक हो जाएगी। तो दोनों का अंतर कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। अर्थात गतिज ऊर्जा कैसी आ गई? इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक आ गई। यहाँ 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, जिसका मान कैसा प्राप्त होगा? यहाँ ऋणात्मक होगा। कब? जब स्थिति ये अप्लाई हो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, तब गतिज ऊर्जा क्या हो गई? ऋणात्मक होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये राशि अधिक है और इससे तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जब गति ऊर्जा ऋणात्मक, हमें यहाँ गति ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त हो रही है, तो क्या किसी वस्तु की गति ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? आप 1 मिनट के लिए विचार करो कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? क्या संभव है क्या? माना कि ये डस्ट है, इसको जैसे यहाँ रखा हुआ है तो इसकी गति ऊर्जा कितनी है? 0 है। यदि ये गति करने लग जाए तो इसकी कुछ गति ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? अब इसकी ऋणात्मक कैसे करोगे ये बताओ आप? संभव है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखना, किसी भी वस्तु की गति ऊर्जा का ऋणात्मक होना संभव नहीं है। जब गति ऊर्जा का ऋणात्मक संभव होना नहीं है तो इसका मतलब जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो और ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी संभव नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब संभव नहीं हो रहा है?
जब उसकी गति ऊर्जा कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, क्योंकि ऋणात्मक गति ऊर्जा संभव नहीं है। तो ऋणात्मक गति ऊर्जा संभव नहीं है, और ये स्थिति क्या है, जब न्यू नॉट से जो आवृत्ति है वो कैसी है, कम है। अर्थात जो दहलीय आवृत्ति से यदि आपने प्रकाश डाला है वो दहलीय आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। किसके अनुसार, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हो तो इसका मान कम हो गया, इसका मान अधिक हो गया, तो मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। ऋणात्मक मतलब गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक कैसी प्राप्त होगी, ऋणात्मक प्राप्त होगी, जो ऋणात्मक गति ऊर्जा संभव नहीं है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब गति ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी संभव नहीं है। अरे गति ऊर्जा नहीं, शून्य भी होती तो भी हम ये मान लेते कि इलेक्ट्रॉन अंदर से सतह तक आ जाते, इस सतह से बाहर नहीं आते। अगर गति ऊर्जा शून्य होती तो सतह तक तो रहते, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं चालक के अंदर, तो सतह तक तो कम से कम रहते, लेकिन इसे बाहर नहीं निकलते। अगर शून्य होती तो, और कुछ प्लस होगी तो बाहर निकल जाएंगे। अब देखो बराबर की कंडीशन देख लेते, यदि ये दोनों कैसे हों, बराबर हों, इनको एक बार स्पष्ट लिख लो, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इन दोनों को कैसा कर लो, सेकंड कंडीशन इसी में एच न्यू इक्वल एच न्यू नॉट, ऐसे एच गया तो एच न्यू इक्वल न्यू नॉट। यदि आवृत्ति किसके बराबर हो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जैसे प्रकाश उग रही सतह पर, सतह इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, अब इसकी जो आवृत्ति है न्यू इक्वल क्या हो जाए, न्यू नॉट, दहलीय आवृत्ति के बराबर हो जाए। तो जब ये दोनों फैक्टर बराबर हो गए तो बच्चों क्या आएगा बताओ, बराबर हो गए, दोनों का अंतर हो रहा है, इसका मतलब जीरो आएगा। तो गति ऊर्जा क्या हो गई, जीरो। इलेक्ट्रॉनिक गति ऊर्जा क्या हो गई, जीरो। तो दहलीय आवृत्ति पर आपको पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉनिक गति ऊर्जा जीरो होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसी गति करके नहीं जाएगा, क्योंकि गति ऊर्जा क्या हो रही है उसकी, जीरो हो रही है। तो बाहर गति करके तो नहीं जाएगा, लेकिन दहलीय आवृत्ति पर वह केवल उसके जस्ट सतह पर जरूर आ जाएगा, क्योंकि दहलीय आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, केवल प्रारंभ होता है, निकल के बाहर नहीं जाते, निकलना केवल प्रारंभ होता है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो यहाँ ये भी सिद्ध हो गया कि गति ऊर्जा क्या हो गई, जीरो। कब, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसके बराबर हो, दहलीय आवृत्ति की, या उस न्यूनतम आवृत्ति के। और दहलीय आवृत्ति डिपेंड करेगी जो अलग अलग हमने प्लेट ली हैं, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश उग्रही सतह ली है उनकी प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब उनके कार्यफलन पर निर्भर करेगी कि उनका कार्यफलन का मान क्या है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब नंबर 3, अब पॉसिबिलिटी क्या है, देखो पहले तो हमने इस मान को इससे अधिक कर लिया, ये वाला मान इससे अधिक किया, फिर दोनों बराबर कर लिए। अब इसको हम इससे अधिक कर लेते हैं, तो एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। अब काट पीट कर लो, ये से कट गया, न्यू इज ग्रेटर देन, ये वाली स्थिति होगी क्या, अभी नहीं हुई, तो न्यू नॉट। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कैसी है, अधिक है। तो इसका मतलब इसका मान इससे अधिक है, तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। अरे एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ जब धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, इसका मतलब गति ऊर्जा कैसी है, धनात्मक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक की कुछ गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, अगर जो आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है दहलीय आवृत्ति से यदि अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर ही आएंगे, अर्थात उनकी कुछ गति ऊर्जा होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। तीनों घटनाएं समझ में आ गई कि नहीं। यदि अगर दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति है, दहलीय आवृत्ति से यदि कम आवृत्ति, तो यहाँ इनका जो कैलकुलेशन करने वाला मान कैसा प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, जबकि गति ऊर्जा ऋणात्मक संभव नहीं है। अतः दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर जो प्रकाश सुग्राही सतह है उस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। यदि बराबर है, यदि कैसी है, बराबर है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, लेकिन उनकी गति ऊर्जा शून्य होती है। तो गति ऊर्जा यहाँ शून्य होगी। देखो ये दोनों बराबर हो गए तो क्या हो गया, जीरो आएगा, तो गति ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो ये अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कैसी है, अधिक है, तो यहाँ देखो इसका मान इससे अधिक है, तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी,
इसका मतलब गति ऊर्जा कैसी हो गई, धनात्मक। गति ऊर्जा धनात्मक हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। और फिर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट किया करो, उसको मैं जैसे आपकी क्लास समाप्त होगी तब पढ़ लूँगा और उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, तो हमने यहाँ किसकी चर्चा कर ली, आवृत्ति की। किसकी? आवृत्ति की। वो आवृत्ति हमने प्रायोगिक परिणाम में भी देखा था कि ऐसा ही हो रहा था कि अगर दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। दहलीय आवृत्ति के बराबर आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो रहा था। और दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश डाला जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर भी जा रहे थे, अर्थात उनकी कुछ गति ऊर्जा थी। ऐसा हमने प्रायोगिक रूप से देखा था, जो हम इस समीकरण द्वारा स्पष्ट कर चुके हैं। इसका मतलब आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण वैलिड है, मान्य है या नहीं है। और परीक्षण भी देख लेते हैं, हमने वहाँ बहुत सारे परीक्षण किए थे, तो उन सभी को इस समीकरण की सहायता से स्पष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने आवृत्ति को स्पष्ट कर लिया, अब हम तीव्रता को स्पष्ट कर लेते हैं। किसको? तीव्रता को। तो देखो तीव्रता को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। अब किसी बात कर लेते हैं तीव्रता की। तो जल्दी बताओ बच्चों कि जब हम तीव्रता का मान बढ़ाते हैं, जब हम किसका मान बढ़ाते हैं, तीव्रता का मान बढ़ाते हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है या संख्या में वृद्धि होती है? जल्दी कमेंट्स में जवाब दो। जब हम तीव्रता में वृद्धि करते हैं, प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करते हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है या गति ऊर्जा में होती है? जल्दी कमेंट्स में। तो आपने देखा होगा जब वो प्रैक्टिकल परीक्षण करते हैं हम, तो वहाँ जब तीव्रता बढ़ाते हैं तो संख्या में वृद्धि होती है, न कि गति ऊर्जा में। इसका मतलब समीकरण में केवल गति ऊर्जा दी हुई है, तो यहाँ तीव्रता की चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तीव्रता गति ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करती या गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। और देख भी लेते हैं, देखो आपका समीकरण क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल क्या है, 1/2 m v स्क्वायर मैक्सिमम। यहाँ देखो, यहाँ इंटेंसिटी तीव्रता से संबंधित कोई पद है क्या? एच प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है, यहाँ भी एच प्लांक नियतांक है, न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति है, द्रव्यमान है और उस कण का वेग है या नहीं है? तो यहाँ एक बात बताओ कि तीव्रता से संबंधित कोई चर्चा हो रही है क्या? तीव्रता से संबंधित कोई फॉर्मूले फैक्टर है क्या? नहीं है। अर्थात यहाँ ये क्या दिया हुआ है, 1/2 mv स्क्वायर इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा दी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा। तो हमने प्रायोगिक रूप से देखा था कि इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? जल्दी बताओ बच्चों कमेंट्स में, किस पर डिपेंड करती है? गति ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी? आवृत्ति पर। करेगी कि नहीं करेगी? ये आप प्रायोगिक रूप से देख चुके हो। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है, आप प्रायोगिक रूप से देख चुके हो। अब यहाँ समीकरण में भी आप देख रहे हो कि ये आवृत्ति के क्या है, देखो समानुपाती है या नहीं है? गति ऊर्जा आवृत्ति की कैसी है? समानुपाती। आवृत्ति बढ़ेगी तो गति ऊर्जा भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ अगर तीव्रता की बात कर रहे हैं हम, तो तीव्रता से संबंधित इस फॉर्मूले कोई फैक्टर नहीं है, तीव्रता में कहीं भी नहीं दिख रही। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि यहाँ जो तीव्रता है, हमने पहले ही प्रायोगिक रूप से भी देखा है कि गति ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या से संबंधित यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि गति ऊर्जा में वृद्धि किससे नहीं हो रही है? तीव्रता बढ़ाने पर, जो कि हम आइंस्टीन साहब के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार देख सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीव्रता की बात हो गई। अब हमने वहाँ एक चीज़ और नोट की थी, कि आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य बिल्कुल समय अंतराल नहीं होता है, अर्थात उसमें जो समय लगता है वो नगण्य लगता है। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट्स में पूछा था
कि सर ये कालपश्चिता समझ में नहीं आई। कालपश्चिता मतलब समय अंतराल। तो कालपश्चिता बहुत कम होती है, जैसे प्रकाश उग्राही सतह पर फोटोन आपतित हुए और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य जो समय लगेगा वो 10⁻⁹ सेकंड का होगा या इससे भी कम होगा। इसका मतलब कालपश्चिता का मतलब ये आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य समय अंतराल लगभग नगण्य होता है। कैसा होता है? बहुत कम होता है, अत्यल्प होता है। तो ये समझ में आ गई बात कि कालपश्चिता क्या है। उसी कालपश्चिता की मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये कालपश्चिता इतनी कम क्यों है, उसको हम किसकी सहायता से देख लेते हैं? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से। तो देखो आइंस्टीन साहब ने कहा था, वो ये कहा था कि जो प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित का मतलब ये है फोटोन का आपतन। यहाँ क्योंकि हम क्वांटम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश को फोटोन कहेंगे, क्योंकि हम गुलामी किसकी कर रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स की। अरे उसी को पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ फोटोन कहना पड़ेगा। तो जब फोटोन किसी प्रकाश वगैरह सतह पर क्या हो रहे हैं? आपतित हो रहे हैं। वही आपतित होंगे तो आइंस्टीन साहब ने कहा था कि फोटोन की जो ऊर्जा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऊर्जा किसने दे दी? एक फोटोन ने। अब उसको बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर क्या करेगा? तुरंत बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो उसको समय अंतराल बिल्कुल भी नहीं होगा, तो तुरंत एक्शन लेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यदि इस फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती, कि जैसे माना कि 2-4 इलेक्ट्रॉनों को ये दे देता, तो कम ऊर्जा आती उनके हिस्से में, तो वो बाहर नहीं निकल पाते, या निकलते तो धीरे धीरे और भी फोटोन आपतित होते, उनसे ऊर्जा का संग्रहण करते धीरे धीरे उनकी ऊर्जा जब निकलने के लायक हो जाती तब निकलते, अर्थात इतनी सफिशिएंट ऊर्जा इकट्ठी कर लेते तब वो बाहर निकलते। जबकि यहाँ क्या होता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यदि आप जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपने अपनी सारी ऊर्जा कोई RAS का एग्ज़ाम के लिए लगा दी, कुछ IAS के एग्ज़ाम के लिए लगा दी, कुछ पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ रीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ फर्स्ट एड की कर रहे हैं, कुछ सेकंड एड की, आप सब ढेर सारी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं एक साथ। तो आपकी जितनी भी एनर्जी है विभिन्न जगह पर डिवाइड है, और डिवाइड है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है डिले हो जाए। तो किसी भी भर्ती में आपका सिलेक्शन लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा है वो क्या है? विभिन्न जगह पर विभक्त है, डिवाइडेड है। तो यहाँ अगर आप किसी एक कंपटीशन को पकड़ के बैठे हैं, जैसे हमें फर्स्ट ग्रेड क्वालिफाई करना है, या RAS क्वालिफाई करना है, या सिविल सर्विस IAS क्वालिफाई करना है, तो यदि आप उसको पकड़ के बैठ गए, आपकी संपूर्ण ऊर्जा वहीं लगेगी, तो हो सकता है आप कुछ जल्दी, मतलब कुछ समय से पहले, जैसे आपका सिलेक्शन विविध क्षेत्रों में आपने ऊर्जा को विभाजित कर रखा था अपनी को, तब आपको 5 साल में सिलेक्शन हो रहा, हो सकता है 1 साल में सिलेक्शन हो जाए। फिर अगर आपने किसी को एक को टारगेट फिक्स कर लिया तो 1-2 साल में वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपने विभिन्न वैकेंसियाँ निकली नहीं, सभी में फॉर्म डाल दिए नहीं, सभी की तैयारी चल रही है, वो तो रेगुलर कॉमन चल रही है, सभी की एक जैसी चल रही है, पटवारी भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, मास्टर भी बनेंगे, सब बनेंगे, तो वहाँ मामला सेट नहीं हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा विभाजित हो जाएगी। यदि वही एक एग्जाम को पर्टिकुलर को दे दिया जाए तो उस ऊर्जा से वह एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ है, और वो एग्जाम कम समय में क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा? यहाँ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अपनी संपूर्ण ऊर्जा त्याग करेगा, उसका टारगेट, एक फोटोन का टारगेट एक इलेक्ट्रॉन ही है, उसको तुरंत बाहर निकाल देगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए कोई कालपश्चिता नहीं होगी। वही कालपश्चिता फिर आ गई, मतलब आपतित फोटोन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य कोई भी कालपश्चिता नहीं होगी, कोई भी समय अंतराल नहीं होगा। फोटोन आपतित हुए और तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात कर लेते हैं किसकी? देखो, तीव्रता से इलेक्ट्रॉन, एक चर्चा और की थी कि जो तीव्रता होती है, तीव्रता का I का मान, इंटेंसिटी का मान बढ़ाने पर, तीव्रता का मान बढ़ाने पर हमने देखा था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। एक चौथा पॉइंट है, हमने ये भी परीक्षित किया था कि तीव्रता का मान बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। मान के चलते हैं कि हमने 1000 फोटोन आपतित कराए, कितने? तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1000। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक फोटोन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे, इस चीज़ का, इस कंसेप्ट का और ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि हमने 1000 फोटोन आपतित कराए तो उससे 1000 इलेक्ट्रॉन निकल ही आएंगे,
ये भी फिक्स नहीं है। उसका भी रीज़न है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ तो परमाणु के भातम कोश में होते हैं और कुछ अंदर भी होते हैं। जो अंदर होते हैं उनके लिए कुछ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है बाहर निकालने के लिए। जो ऊर्जा यदि फोटोन के पास नहीं है तो वो बेचारे का काबू कहाँ लग जाएगा उसको बाहर निकालने के लिए? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो कुल मिला के ये जरूरी नहीं है आपने जितने फोटोन दिए उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं, लेकिन ये फिक्स है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, पर लेकिन ये जरूरी नहीं वो निकाले लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको ऊर्जा 2-4 फोटोनों से मिली हो। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं उनको ऊर्जा एक फोटोन नहीं दी है, उस फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा होगी इसलिए उसने उसको कहाँ निकाल दिया? बाहर। और जिस फोटोन का काबू नहीं लगे इसकी ऊर्जा कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं उनको उतनी फोटोन ने ऊर्जा दी है और कुछ फोटोन जो हमने एक्स्ट्रा और भी आपने कराया जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए उनकी ऊर्जा कम होगी जिससे वो उनको नहीं निकाल पाए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करके उसको बाहर निकाल रहा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अन्योन्य क्रिया उससे बाहर निकाल रहा है, और तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी आई को बढ़ाने का मतलब क्या है? तीव्रता बढ़ाने का मतलब है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या ही 2 है, तो यहाँ प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? कि जैसे माना कि 1000 है, 1000 से मैंने कितनी कर दी? 2000। 2000 करने का मतलब क्या है? तीव्रता में वृद्धि कर दी, और 2000 फोटोन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकालेंगे? अरे हो सकता है पहले 500, 600, 700 जो भी 1000 फोटोनों की सामर्थ्य तो 600, 700 इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो यहाँ 2000 कर दिए तो 1600, 1700 निकलेंगे। अरे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो यहाँ हमने देखा कि तीव्रता बढ़ाने पर अर्थात फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा है अर्थात एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? उत्सर्जित फोटोनों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे? तीव्रता बढ़ाई, तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? आपने फोटोनों की संख्या में वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 3 संख्या में होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बेटा ये मौसम का थोड़ा सा प्रभाव हो रहा है, ये मामला सेट नहीं हो पा रहा है। तो देखो हमने यहाँ देखा है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हमने जितनी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटनाएं थी, जितना जो भी हमारे परिणाम थे उनको हमने प्रेक्षित कर लिया, देख लिया, सब सही है। इसका मतलब आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण भी सही है। तो यहाँ तक हमने परीक्षण कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? जब एक बात बताओ कि प्रकाश को तरंग भी माना है और फोटोन भी माना है, तो दोनों का एक साथ संबंध कैसे, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो इस पर विचार करते हुए दे ब्रोगली साहब ने भी अपनी एक परिकल्पना दी थी, उसके बारे में हम वो पढ़ लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम दे ब्रोगली की परिकल्पना पढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट, वैसे इसका ज़रूरत ही नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की कोई। दे ब्रोगली की परिकल्पना, तो हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? दे ब्रोगली साहब की परिकल्पना के बारे में। दे ब्रोगली की परिकल्पना। देखो दे ब्रोगली की परिकल्पना क्या है कि प्रकाश के बारे में कितने सिद्धांत प्रचलित हैं? 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, एक तो तरंग, एक फोटोन। एक तो कौन सा सिद्धांत है? तरंग सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है? फोटोन सिद्धांत। पहला तो क्या हो गया? तरंग सिद्धांत। दूसरा क्या हो गया? फोटोन सिद्धांत। अब एक बात बताओ कि प्रकाश की कुछ घटनाओं को तो तरंग सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया जाता है और कुछ घटनाओं को फोटोन सिद्धांत द्वारा। इसका मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। अरे प्रकाश की कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है, डुअल नेचर है उसका। कभी तरंग प्रदर्शित करता है तो कभी फोटोन प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों। पूरक का मतलब ये है कि फोटोन है, जैसे फोटोन क्या कर रहा है? गति कर रहा है। दे ब्रोगली साहब ने सोचा कि जैसे माना कि फोटोन गति कर रहा है, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? जल्दी बताओ कमेंट्स में। मैं आपको बता चुका हूँ फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है।
होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य जबकि गतिशील अवस्था में कुछ इसका द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? अरे गतिशील अवस्था में उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? E=mc²। अरे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, इसी से तो ज्ञात करते हैं। तो जब फोटोन गतिशील अवस्था में होता है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। उसका वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। अब इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं है, कहीं दे ब्रोगली साहब ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ये गतिशील अवस्था में, फोटोन गतिशील अवस्था में, तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान है तो फोटोन को आप द्रव्य कह सकते हो। क्या कह सकते हो? द्रव्य, मतलब कोई पदार्थ कह सकते हो। जब गतिशील अवस्था में उसका द्रव्यमान है तो उसको आप द्रव्य कह सकते हो, क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्य क्या है? जिस वस्तु का द्रव्यमान है उसको द्रव्य कहते हैं। आप उसको पिंड कह सकते हो, निकाय कह सकते हो, वस्तु कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ इसका मतलब गतिशील अवस्था में फोटोन क्या हो गया? द्रव्य हो गया। और द्रव्य हो गया, और ये जब गतिशील है तो जो प्रकाश है वो फोटोन प्रकृति भी प्रदर्शित कर रहा है, मतलब वो कणीय व्यवहार भी प्रदर्शित कर रहा है। अरे फोटोन को जब उसका द्रव्यमान है तो उसको कण मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि कण का द्रव्यमान होता है, और कण एक पदार्थ है, और ये भी द्रव्य हो गया तो द्रव्य भी एक क्या है? पदार्थ। इसका मतलब फोटोन को गतिशील अवस्था में क्या मान सकते हैं? हम कण मान सकते हैं। इसीलिए इसका कणीय व्यवहार भी कहते हैं। फोटोन क्या है? एक कणीय व्यवहार है। प्रकाश की अगर फोटोन प्रकृति की बात की जाए तो फोटोन प्रकृति कौन से व्यवहार को प्रदर्शित करती है? प्रकाश के कणीय व्यवहार को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कण है, कणीय व्यवहार प्रदर्शित करती है, क्योंकि कण का भी कुछ द्रव्यमान होता है और यहाँ फोटोन का भी गतिशील अवस्था में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो दोनों पदार्थ हो गए, तो दोनों को हम एक प्रकार से हम कणीय, फोटोन की कणीय व्यवहार कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब देखो, जब ये कण हो गया और कण गतिशील अवस्था में, तो कण तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है कुछ घटनाओं में, जैसे प्रकाश की अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, बल विक्षेपण, प्रकीर्णन। ये कुछ प्रकाश की घटनाएं हैं जिनमें फोटोन किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, या प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तरंग और फोटोन दोनों एक दूसरे संबद्ध हों। संबद्ध का मतलब ये है कि एक दूसरे संबंधित हों। फोटोन गतिशील अवस्था में चलेगा तो उससे एक तरंग साथ ही चलेगी। ऐसा तो हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि फोटोन जब गति करे तो उसके साथ हो सकता है तरंग चले, और जब तरंग चलेगी तो कुछ जगह पर वो फोटोन है, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश है, वो कहीं तो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करेगा, कहीं फोटोन प्रकृति प्रदर्शित करेगा। जहाँ इसका जैसा जहाँ दाव लग जाएगा वहाँ वैसा काम करेगा। ये किसने सोचा? दे ब्रोगली साहब ने, और उन्होंने के भी डाला। उन्होंने ये भी कहा था कि जब फोटोन ये व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, जब फोटोन ये व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि गतिशील अवस्था में वो भी एक द्रव्य है, गतिशील अवस्था में फोटोन भी एक कण है। जब फोटोन एक कण होकर के, अर्थात द्रव्य के साथ एक तरंग संबंध है। क्या है? जब ये चलेगा तो एक तरंग लेके चलेगा साथ में। क्या लेके चलेगा? तरंग। तो कोई भी पदार्थ हो, क्या हो? कोई भी पदार्थ हो जिसका द्रव्यमान हो, तो गतिशील अवस्था में इसका भी द्रव्यमान है, तो कोई और भी पदार्थ तो होगा जिसका द्रव्यमान हुआ, तो इसका मतलब यदि कोई अन्य पदार्थ है वो भी गतिशील अवस्था में एक तरंग लेके चलेगा। अर्थात प्रत्येक गतिशील पदार्थ से एक तरंग संबद्ध होगी। क्या होगी? तरंग संबद्ध होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो केवल प्रकाश ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश कण जब फोटोन है, फोटोन को कण माना जा रहा है, कणीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, तो कण के साथ एक तरंग संबद्ध है, क्योंकि वो तरंगी व्यवहार भी प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये डस्टर है, इसका भी द्रव्यमान है, ये भी एक द्रव्य है। यदि मैं इसको भी फेंकूँ, इसको भी गतिशील अवस्था प्रदान करूँ, तो इसके साथ भी एक तरंग चलेगी, इससे एक तरंग संबद्ध होगी। क्या होगी? तरंग संबद्ध होगी। तो दे ब्रोगली साहब ने कहा था, ये तो प्रकाश की बात रही, उसको तो छोड़ो। अब दे ब्रोगली साहब किसी पदार्थ पे आ गए, वस्तु पे आ गए, कि जैसे मैं इस डस्ट को फेंक दूँ तो इसके साथ एक तरंग चलेगी। अर्थात प्रत्येक दृढ़ पिंड या कोई भी पिंड हो, कोई भी द्रव्य हो, प्रत्येक गतिशील द्रव्य, प्रत्येक किसके अनुसार? दे ब्रोगली साहब के अनुसार। तो दे ब्रोगली साहब ने कहा था, और किसके आधार पर कहा था? प्रकाश की प्रकृति को देखते हुए। जब प्रकाश ये प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है तो प्रत्येक पदार्थ को भी करना चाहिए, क्योंकि फोटोन क्या है? एक कण है। जब वो ये प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, एक तरंग साथ लेके चल रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ को भी एक तरंग साथ लेके चलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक द्रव्य कण, प्रत्येक, और कैसा होना चाहिए? गतिशील अवस्था में, क्योंकि ब्राह्म अवस्था में तो फोटोन भी, इसका भी द्रव्यमान शून्य होता, फिर ये भी द्रव्य नहीं रहा। तो प्रत्येक द्रव्य